हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। आई एम नेहा। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे एंड द टॉपिक इज डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब हो गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ठीक है, मतलब की हो गया, जिसकी हिंदी ठीक ठाक है उसको समझ आ गया होगा। लेट मी एक्सप्लेन। तो हो गया राज्य मतलब स्टेट हो गया, नीति आपकी पॉलिसी हो गई, निदेशक हो गए आपके डायरेक्शंस, तत्व हो गए एलिमेंट्स या प्रिंसिपल्स। तो कुछ डायरेक्शंस या गाइडलाइंस के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट जो है दैट इज पार्ट 4। कहाँ पे दिया हुआ है ये? पार्ट 4 में। तो पार्ट 4 में डीपीएसपी दिया हुआ है। इस पर सोल पर्पस ऑफ डीपीएसपी इज द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। वेलफेयर कैसे होगा? डायरेक्शंस दिए हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी लेके रोड पे निकलते हैं, ठीक है, तो रास्ते में आप देखेंगे कई जगह लिखा होता है कि यहाँ पे गाड़ी धीरे चलाएं, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब उस पर भी अगर आप तेज़ चला रहे हैं और ठुक ठुका गए तो फिर आप बोल नहीं सकते ना कि हाँ भाई आपने डायरेक्शन फॉलो नहीं किए ना, तो दिक्कत हुई आपको। ठीक है, तो ये कंपल्शन नहीं क्रिएट करता है, बट एक गाइडलाइन के रूप में दिया है कि ये जो चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, जब आप कोई पॉलिसी या कोई लॉ बना रहे हैं तो आप हमें रेफर कर लीजिए एक बार। ये जो हमने पॉइंटर्स दिए हैं ये हमने कुछ सोच समझ के डाले हैं, ठीक है, कुछ एनालाइज करके डाले हैं। तो हमें डीपीएसपी समझ आ गया। सेकेंड इज इट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? नो, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फंडामेंटल राइट है इन्फोर्सेबल कोर्ट ऑफ लॉ में? यस इट इज़। अब ये तो यार कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल भी नहीं है, तो फायदा क्या है? अगेन दैट कम्स कि भाई डायरेक्शन दिए है ना कि जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल क्या हो गया कि मतलब क्या कंपल्शन है इसको फॉलो करना? डीपीएसपी को क्या फॉलो करना कंपल्शन है आपका कि नहीं, आपको करना ही पड़ेगा? नो, देयर इज नो कंपेलिंग फोर्स। अब रीज़न क्या है? ये नेगेटिव नहीं है। रीज़न ये है कि हो सकता है कोई स्टेट कोई लॉ ला रहा है, कोई पॉलिसी ला रहा है, तो उस स्टेट की क्या डाइवर्सिटी है, क्या सिचुएशंस है, क्या कंडीशन है, क्या फंडिंग है उनके पास, ठीक है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर ये भी तो हो सकता है कि कोई स्टेट जो है वो कोई लॉ या पॉलिसी ला रहा है, वो जो इसमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं सारी चीज़ें, उसके अलावा वो कुछ और बेहतरीन ला रहा है, कोई नई चीज़ ला रहा है, तो उसकी ग्रोथ के चांसेस और बढ़ गए ना। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कवर किए? आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। देन कमिंग टू आर्टिकल 36, व्हाट डज इट टॉक? ठीक है, 36 में आपको स्टेट की डेफिनेशन दी है, एम एज गिवन अंडर आर्टिकल 12 पढ़ते हैं आप। कहाँ दे रखा है? पार्ट 3 में और फंडामेंटल राइट जो आपको दे रखा है। ठीक है, तो उसमें पहला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 12 जिसमें स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। देन कमिंग टू आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में क्या दिया हुआ है जो हमने ये ऊपर पढ़ा? इज इट जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल? ठीक है, तो ये कहाँ पे दे रखा है आपका? आर्टिकल 37 में दे रखा है। आप कवर करते हैं आर्टिकल 38 से लेके आगे तक। ठीक है, 38 क्या बोलता है कि स्टेट को एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। सोशल ऑर्डर एज इन कि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करना चाहिए। सेकेंडली, इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए आपकी इनकम के बेसिस पे, स्टेटस के बेसिस पे या अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे। सबको समानता के अधिकार मिलने चाहिए। मटेरियल रिसोर्सेज जो स्टेट के पास हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। देन कमिंग टू इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम हो गया कि कोई भी फंड का मिसयूज नहीं होना चाहिए। देन कमिंग टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कम टू आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 बोलता है कि आपका एडिक्वेट लाइफ, फर्स्ट बोलता है कि आपका मेन और वुमेन में एडिक्वेट लाइवलीहुड उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। सेकेंडली, मटेरियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो रहा है कि नहीं। देन इकोनॉमिक सिस्टम का मिसयूज तो नहीं हो रहा है ना, मतलब फंड्स का मिसयूज ना हो। देन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देन हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। और चाइल्ड अब्यूज़ को भी आपको दिमाग में रख के पॉलिसी या कुछ जो सारी चीज़ें बना रहे हो उसमें एक और पॉइंट की बात की है जिस पे यूथ पे भी फोकस किया है कि आप चिल्ड्रन या यूथ का इस तरीके से डेवलपमेंट करें ताकि उसका कहीं एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए किसी भी तरीके से। देन कमिंग टू आर्टिकल 39A। 39A के बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। देन कमिंग टू आर्टिकल 40 बात करता है विलेज पंचायत की। हाँ, आर्टिकल 40 का कोरिलेशन कहाँ से है? आपका पार्ट 9 में क्या दे रखा है? पंचायत दे रखा है। ठीक है, देन कमिंग टू आर्टिकल कौन से दिए हुआ? आर्टिकल 243 टू 243O।
Article 41 talks about right to work, education, public assistance, regards old age, unemployed या sickness, ठीक है. Then Article 42 talks about just and human condition and material. Just and human condition as regards to what? Right to work. कि मतलब अगर आप काम कर रहे हो कहीं पे तो वहाँ पे आपको एक ह्यूमन कंडीशन मिले, एक ऐसी जगह मिले, ऐसा माहौल मिले जहाँ पे आप आराम से काम कर पा रहे हो. कि स्टेट को मैटरनिटी रिलीफ के रिगार्ड्स भी अगर लॉज या पॉलिसीज़ वगैरह अच्छी बना रहा है तो इस पे फोकस करना चाहिए. देन कमिंग टू आर्टिकल 43 बात करता है लिविंग वेजेस की, वर्क की, अपॉर्चुनिटी की. आपको स्टेट, अगर आप स्टेट को अपने लॉज या पॉलिसीज़ के थ्रू इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए. लिविंग वेज हो गया या फिर काम प्रोवाइड करो, आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोगों की हेल्प होगी. देन कमिंग टू आर्टिकल 43A बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करें, इतनी अपॉर्चुनिटी मिले वर्कर्स को. देन कमिंग टू आर्टिकल 43B टॉक्स अबाउट व्हाट? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या हो गया? ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक कॉमन नीड या कॉमन पर्पस से काम करते हैं किसी चीज़ पे, स्पेशली पुअर पीपल, उनकी हेल्प करते हैं. या कोऑपरेटिव सोसाइटी दिया आपका 9th B में. यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हो गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया कि कोई ऐसा लॉ प्रोवाइड कीजिए आप कि स्टेट में ऐसे लॉज होने चाहिए जो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और ये सब, मतलब सबके लिए समान एक जैसा लॉ होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल CPC, तो ऐसा CPC मतलब कि सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर, ठीक है. आर्टिकल 45 टॉक्स अबाउट चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, कि जो 0 to 6 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं उनको एक एलिमेंट्री चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए सोर्सेज आप दें. फॉर एग्जाम्पल आंगनबाड़ी का जो होता है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं. फिर 46 टॉक्स अबाउट व्हाट? कि SC ST या वीकर सेक्शंस जो है हमारी सोसाइटी के, उन्हें अपलिफ्ट करने में हेल्प करे. तो आर्टिकल 47 क्या बात करता है? ये बात करता है कि एक स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि न्यूट्रिशन लेवल बढ़े और पब्लिक हेल्थ अच्छी रहे. आर्टिकल, और इसमें एक और चीज़ आ जाती है, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स, की टू आर्टिकल 48 टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री मतलब आगे आपका जैसे काउ स्लॉटर पे कोई स्टेट अगर बैन लगा देता है, ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाता है. आर्टिकल 48 क्या बात करता है? कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ. देन 49 क्या बात करता है? कि स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि आपके जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के प्लेसेस हो गए, जैसे लाल किला हो गया, है ना, फॉर एग्जांपल, या मॉन्यूमेंट्स हो गए इस तरह के जिसकी कुछ हिस्टोरिकल वैल्यू है, तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. टाइम टू टाइम उसकी मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए. आर्टिकल 50 क्या बात करता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, को पीस और सिक्योरिटी इंश्योर करनी चाहिए. देन सेकंड गाइडलाइन दे रखी है कि जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए. देन कमिंग टू ट्रीटी एंड ऑब्लिगेशन, मतलब अगर आप कोई ट्रीटी साइन करते हो, ट्रीटीज़ वगैरह बहुत सारी साइन होती है कभी पीस पे या किसी चीज़ पे, तो आपको इंश्योर करना है कि आप उसकी जो ट्रीटीज़ की गाइडलाइंस हैं आप उसको माने. देन कमिंग टू लास्ट वन इज इनकरेज आर्बिट्रेशन. टू इनकरेज आर्बिट्रेशन मतलब कि आर्बिट्रेशन का एक एक्ट भी है जो क्या बात करता है कि सेटलमेंट आउट ऑफ द कोर्ट. उनको इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स अगर होते हैं तो आर्बिट्रेशन को बढ़ावा देना चाहिए. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.